सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करेंगे हमारा जो अभी अभी आपका टीजीटी का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था, DSSB का, उसका जनरल इंग्लिश का पोर्शन हम कवर करेंगे। जनरल इंग्लिश का इससे पहले हमारी एक और वीडियो है जो अभी अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं, वही जून में, वही हम कवर करा रहे हैं आपको। तो ये 24 जून का एग्जाम है, शिफ्ट है आपकी 4:30 से 6:30 वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months, द फॉलोइंग सेंटेंस हैड बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। तो भैया हमें आपको एरर बताना है। एरर क्या? देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा हो तो उसके बाद V3 का यूज होता है। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मीट, मेट, मेट, यहाँ पे ये सही है। अब आप देखो, बात आती है सारी की सारी सिंस और फॉर में। बात सारी की सारी घूम फिर के आती है सिंस और फॉर में। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं इनके बारे में। सिंस आपका यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर आपका यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है, मतलब एकदम सटीक आपको पता हो। जैसे मैं बोलूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको बोलूं डैश जनवरी, डैश जनवरी। तो जनवरी का मतलब क्या है कि जनवरी की बात हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस। अगर मैं यहीं पे आपको बोलता डैश डैश 2 months, डैश 2 months, तो आपको पता है, आपको पता है कि कौन से 2 months? आपको कोई सर्टेनिटी, कोई स्पेसिफिकेशन एकदम स्पेसिफाई करके उसे बिल्कुल, मतलब आपको सर्टेन करके नहीं बताया गया कि कौन से मंथ के बारे में बात हो रही है। सिर्फ 2 months बोला गया, मतलब एक ड्यूरेशन दिख रही है, आपको ये नहीं मालूम कि कौन से 2 महीने। तो ऐसे केस में आप फॉर लगाओगे जब आपको ड्यूरेशन दिख रही होगी। जब आपको नाम पता हो, किसी भी चीज़ का नेम हो, फेस्टिवल का, मंथ्स का, डेज का, किसी भी चीज़ का। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैंने बोला डैश 4 days, तो आपको पता ही एक 4 days, 4 दिन एक ड्यूरेशन है। उल्टा आप ऐसे भी देखो, सिंपल सी बात, कि कौन से 4 दिन, जब पता ही नहीं है, आपको पता चल गया कि ये सिर्फ ड्यूरेशन है तो फॉर। अब यहीं पे मैं बोलता डैश मंडे, तो आपको पता चल गया भैया सीधा मंडे की बात हो रही, तो आप लगाओगे सिंस। वैसे यहाँ पे वो कह रहा है सिंस 6 months, तो ये तो एक ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के लिए सिंस नहीं, ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं फॉर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो सूनर हैड द कंपनी लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट देन इट वेंट बैंकरप्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे आपका आता है हार्डली, स्कैर्सली, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पहली बात, इनकी पेयरिंग रहती है वेन के साथ। ठीक है, फिर आपका आता है नो सूनर कंपैरिजन के लिए, जब आपको बताओ ये काम पहले हुआ था उससे, ऐसे अगर कंपैरिजन दिखाना हो तो नो सूनर के साथ पेयरिंग आती है किसकी? THAN, देन की। ये ध्यान रखना है, कंपेरेटिव है इसलिए यहाँ पे देन आ रहा है, ऐसे आप लिंक कर लो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जब हार्डली स्कैर्सली आ रहे हो उनकी पेयरिंग वेन के साथ आ रही होगी, नो सूनर हो तो उसकी पेयरिंग देन के साथ हो रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में ना, जब आप इन्वर्जन बनाते हो, मतलब जब ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो जो आप पैटर्न रखते हो ना कि इन्वर्जन का, ठीक है, इन्वर्जन में भी आपको इतना मतलब छोटा टॉपिक नहीं है जो मैं यहाँ पे समझा दूं, बट आप ये समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में जब आपको इन्वर्जन दिखाना हो तो दो चीजों से बनता है वो। ठीक है, या तो वो बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 करके, या फिर वो बन जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 करके। अब ये क्या बोला सर आपने? मैंने ये बोला, ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला नो सूनर स्टार्टिंग में आया, मुझे इन्वर्जन बनाना था, तो यहाँ पे हैड वाले से इन्होंने बनाया, डिड वाले से नहीं बनाया। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यूज कर सकते थे, या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 होता है। देखो, इन्वर्जन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इन्वर्जन कुछ नहीं होता, जब आपकी मेन वर्ब या आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है टोटल इन्वर्जन। ठीक है, जब आपकी बेसिकली वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए, ठीक है, जैसे आप लिखते हो ना, सब्जेक्ट लिखते हो फिर वर्ब लिखते हो, तो जब आपकी वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट से, जैसे यहाँ पे वर्ब पहले आ रही, सब्जेक्ट बाद में आ रहा, तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। बात में थोड़ा सा दबाव डालने के लिए इन्वर्जन का यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये आ गई है आपकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हैड। अब आपको मालूम है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 होता है, तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हैड है, तो हैड के साथ V3 आएगा, लॉन्च की जगह आना चाहिए लॉन्च्ड, लॉन्च्ड। या तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 करके बना लो, या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 करके बना लो। ध्यान रखना, ये इन्वर्जन जब स्टार्टिंग में हार्डली आ रहा हो, स्कार्सली आ रहा हो, बेरली आ रहा हो, ठीक है, तब भी आप यूज करेंगे। नो सूनर हो तब भी आप यूज करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? नो सूनर डिड। देखो, डिड वाला भी हो सकता था, बट डिड के साथ सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे V1 चाहिए, यहाँ पे तो V3 है, तो ये गलत। फिर क्या, नो सूनर हैव तो होता ही नहीं, नो सूनर हैड द कंपनी लॉन्च्ड, ये आपका करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रखा था, देखो ये नई, मतलब ये नई चीज आ रखी थी कि आपको ऐसे लाइनें दे रखी हैं और उन लाइनों में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट हो, सारे वर्ड्स में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो देखो, कन्वर्सेशन, यही तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये तो कट गया। कंजर्वेशन,
कंजर्वेशन, दोबारा से। फिर कह रहा है कन्वर्सेशन कैनाइज आर बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर बायोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कंजर्व, यार कन्वर्सेशन चल रही है, कोई कन्वर्सेशन तो चल नहीं रही, कंजर्व करना मतलब बचाना, तो कन्वर्सेशन कैनाइंस आर फास्ट बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब कि इसके बिना, जैसे मैं बोलूँ ये मेरी लाइफ का इंडिस्पेंसिबल चीज़ है, तो मतलब इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम हटा नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग सही है, टूल्स की सही है, बायोलॉजिस्ट की सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्वर्सेशन दे रखा है, वो गलत है। आर फास्ट बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर बायोलॉजिस्ट, ठीक है। कंजर्वेशन, यहाँ पे कंजर्वेशन कैनाइंस, कैनाइंस की स्पेलिंग गलत है, ए कैन आता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है, CANINES, कंजर्वेशन यहाँ पे होना चाहिए, सेकंड आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपका आएगा वन हु बिलीव्स इन रूथलेस सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। एग्रेंडाइजमेंट मतलब होता है, एग्रेंडाइजमेंट होता है जब आप अपने, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड होना। सेल्फ सेंटर्ड, जब आप अपने बारे में ही सोचे, आप थोड़े से क्या हो, आप थोड़े से एरोगेंट हो, घमंडी हो, ईगो है आपके अंदर भरी हुई, आप क्या हो, आप फुसियन हो, फुसियन, FUSTIN, फुसियन हो। आपके अंदर जो भरी पड़ी है वो वैनिटी भरी पड़ी है, VANITY, वैनिटी भरी पड़ी है। आप सेल्फ एस्टीम हो, आप अपने बारे में ही सोचते हो, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो। आप क्या हो, आप ऑफिशियस हो। ऑफिस में ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं, बड़े लोग ऑफिशियस होते हैं, OFFICIOUS, FUSTIAN, फुसियन, VANITY, वैनिटी, एरोगेंट पता ही है, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एस्टीम है। आप क्या हो, आप बम्शियस हो, बम्शियस, बम्शियस, BUMPTIOUS, जिसको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही मैंने प्रोनाउंस कर दिया आपके लिए। आप क्या हो, सुपरसीलियस हो, सुपरसीलियस, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं देख के नहीं बता रहा, मैं तो आपके देख के बता रहा हूँ, मतलब सामने आपको मतलब शक्ल ऐसे बता रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना मैं कोई देख के बता रहा हूँ, ये हम इतनी बार पढ़ा दिया है, इतनी प्रैक्टिस हो गई है, चीज़ें पढ़ी है, तो दिमाग में आ गई हैं। तो मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वोकैब जो है ना, वो सारी प्रैक्टिस की गेम है। जब आप बार बार लिखोगे, बार बार याद करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो दिमाग में वर्ड छप जाएगा। ये सारे वर्ड आपके DSSB में आ रखे हैं, सारे वर्ड SSC में आ रखे हैं, मीन्स ये सारे वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सारे वर्डों का एक ही मतलब है, क्या, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो हो, जो ईगोइस्ट हो, ठीक है, ईगोइस्टिक हो, ईगोइस्ट हो। आपका करेक्ट आंसर है ईगोइस्ट। बस सिंपल से मैं आपको आंसर ही बता सकता था, मगर ये वर्ड्स मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आते हैं हम इंट्रोवर्ट के ऊपर। चलो ये वर्ड मैं हटा देता हूं, ये आपका करेक्ट आंसर है। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है बंदा इंट्रोवर्ट, एक होता है बंदा एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो बंदा अपने आप में ही रहता है, वो ज्यादातर लोगों से बात नहीं करता, ठीक है, वो इंट्रो में अपने मन ही मन में बातें रखता है, चुप चुप सा रहता है, जिससे आप बोल सकते हो रेटिसेंट है, RETICENT, रेटिसेंट है। ये बंदा बड़ा ही शाय है, SHY, शाय है। ये बड़ा ही क्वाय है, क्वाय मतलब बिल्कुल शर्मीला है, ठीक है। ये बड़ा ही मीक है, जैसे इसको बोल दोगे बात मान लेगा, ठीक है। इंट्रोवर्ट है, अपने अंदर ही रखता है, थोड़ा सा डिफिडेंट टाइप का है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है ऐसे बंदों को, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या है, जो अपनी सारी बात दूसरों को बताता है, मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, सब कुछ बताएगा, ठीक है। मतलब ये बंदा फुल कॉन्फिडेंट है और मतलब सब कुछ बताएगा। एक्सट्रोवर्ट मतलब खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं करता, ये खुल के एक्सप्रेस करता है, ये चुप चुप रहता है। ये भैया दोस्तों में मतलब एक्सट्रोवर्ट है, सब कुछ बता देगा, मैंने ये किया, ज्यादा ही बताएगा। और एक होता है एम्बीवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट होता है मिक्सचर ऑफ इंट्रोवर्ट प्लस में एक्सट्रोवर्ट, मतलब जिस बंदे को पता हो कि कब मुझे चुप रहना है, कब मुझे इंट्रोवर्ट बन के रहना है, और वो किसी ग्रुप के साथ नॉर्मल रहता है, ठीक है, किसी ग्रुप के साथ वो क्या रहता है, एक्सट्रोवर्ट बन के रहता है, मतलब उसे पता है। तो आप कैसे बनना चाहते हो, इंट्रो, एक्सट्रो, एम्बीवर्ट, ठीक है। मतलब आप कैसे हो ऐसे मतलब याद कर सकते हैं, लिंक के थ्रू याद करना, तो इंट्रोवर्ट आपका हो गया। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई आइकोनोक्लिस्ट। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, जो गैर परंपरावादी हो, जो अपोज करता है ट्रेडिशन को, ठीक है, अपोज करता है ये किसको, ट्रेडिशन को, उसे हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। एल्ट्रिस्टिक बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पेपर में आया है। देखो, एक बंदा होता है जो बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, और एक एल्ट्रिस्टिक बंदा होता है जो सेल्फलेस होता है, जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचता है, परोपकारी होता है, जिसे आप बोलते हो फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट होता है, जिससे आप बोल सकते हो डिवाई होता है, DIVY, डिवाई होता है। ये जो पर्सन होता है ना, ये बिल्कुल सेल्फिश नहीं होता, सेल्फलेस होता है, फिलंथ्रोपिस्ट होता है। इसके लिए एक ईडियम आता है, गुड समैरिटन। गुड समैरिटन का मतलब होता है SAMARITN, जो दूसरों के बारे में मतलब दूसरों के बारे में सोचे, ठीक है। सेल्फलेस, डिवाई, फिलंथ्रोपिस्ट, गुड समैरिटन, आप ऐसे याद रख सकते हो। और एक वर्ड अगर मैं बताऊं तो मेरे कहने से बस एक वर्ड जरूर याद कर लेना आप,
ये वाला मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस ये कई बार आ रहा है और ऑप्शन में सीधा आता है सेल्फलेस, जो दूसरों के बारे में क्या करता हो, बड़ा ही काइंड हार्टेड है, बड़ा ही बेनिवोलेंट होता है, जो दूसरों की मदद करता हो, दूसरों के बारे में सोचता हो, काइंड हार्टेड। ये काइंड हार्टेड बेनिवोलेंट तो बच्चों वाले वर्ड्स हैं, बट आपके पेपर में ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी मतलब उठा उठा के मुझे पता है कहाँ से पूछ रहा है। जैसे कई पैराग्राफ्स, कई मैं आपको क्लोस्टर्स दिखा दूंगा जो उसने 10th क्लास के जो इंग्लिश का पेपर हुआ था 2014 में, वहां से पूछे गए हैं, पैराग्राफ में से एरर उठा के दे दिए हैं, मतलब बेसिक एरर्स हैं वो, ठीक है। चलो ये सारा आपका हो गया, ठीक है। आपका आंसर है ईगोइस्टिक, ठीक है। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छे से चीजों को खोल के देखेंगे। नेक्स्ट है आपका As one starts growing old, the lens of the eye hardens, loses its transparency. अब हम पूरा पढ़ेंगे, फिर कह रहा है कैटेगरेट इज द मेजर। पहले तो बात करो, देखो इट लिखा हुआ है, इट से कभी भी आप सेंटेंस को इंट्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो बात हो रही है कैटेरेक्ट की, तो पहले आ गया दो टू। तो कह रहा है कैटरेक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज ऑल्सो कॉज्ड बाय डैमेज टू द कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स, ये होता कब है, ये होता है इट अकर्स मोर ऑफन इन ओल्ड एज। तो टू के साथ आ गया फोर। फिर क्या होता है, टू के साथ फोर आने के बाद एज वन स्टार्ट, देखो ओल्ड एज की बात हो रही है यहाँ पे, होगा जब वो बुरा होने लग जाता है, जैसे एज वन स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड द लेंस ऑफ द आई हार्डन्स, लूजेस इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड बिकम्स ओपेक। टू वन के बाद क्या आ गया, टू फोर के बाद क्या आ गया, वन वन, और फिर उसके बाद आ जाएगा थ्री, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द लाइट रेज फ्रॉम द एंट्रिंग है। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले ना सारा पढ़ लिया करो। अब बात हो रही थी कैटरेक्ट बीमारी, आपको पता है, मतलब बेसिकली आई का एक कॉज होता है ये, ठीक है ना। तो मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से बंदा अंधा हो जाता है, ठीक है। बूढ़ा होते होते कहते हैं ना, मतलब बिंदु सा कुछ हो जाता है, मोतिया वो, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि पहले आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे, फिर इट वालों में से देखो क्या है। अब ओल्ड एज की बात हो रही थी, इसलिए हमने ओल्ड एज वाला यहाँ पे डाला है, फिर लास्ट में ये आ गया, सिंपल सी बात। ऐसे लिंक लिंक करके ही आपको क्लोज टेस्ट को बनाना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। देखो प्रोवर्ब बहुत आ रहे हैं, ठीक है। आपके अभी मैंने एक और पेपर बनाया, उसमें भी प्रोवर्ब आया था, ये चीज ध्यान रखना। प्रोवर्ब इज टाइप ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, तो यही सारे प्रोवर्ब्स होते हैं। जैसे यू कांट हैव योर केक एंड ईट टू मच, इसका मतलब क्या है कि भैया ये नहीं हो सकता कि मतलब जैसे कि आप ये भी चीज कर रहे हो, ये भी चीजें कर रहे हो, और दोनों चीजें आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो। देखो जैसे कैसे यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि भाई आप केक भी उठा लो और खा भी लो, मतलब और मतलब समझ लो एक पार्टी चल रही है, वहां पे सब लोग केक उठा उठा के अपने घर लेके जा रहे हैं, बट आप चाह रहे हो मैं केक भी उठाता रहूं और साथ साथ खाता भी रहूं, तो दोनों काम में से कोई भी नहीं हो पाएगा, दोनों अलग है। जैसे अनेबल टू डू टू थिंग्स दैट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, या तो भैया आराम से ले जाओ घर जाके सारे फैमिली मेंबर के लिए ले जाओ, अब एक हाथ से ले रहे हो एक हाथ से खा रहे हो, कोई सेंस दे नहीं रहा, तो ऐसे ध्यान रखना। अनेबल टू डू टू थिंग्स दैट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। नेक्स्ट है आपका ब्लो ऑफ स्ट्रीम। ब्लो ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है आप क्या करो, टू वेंट आउट इमोशन, टू वेंट आउट इमोशन, ठीक है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किसी चीज से बोल रहे हो यार जस्ट ब्लो ऑफ द स्ट्रीम हो गया है, बस अपना अपना सर के ऊपर से निकालना है, इससे छुटकारा पाना है हमें, ठीक है। टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा टू गेट रिड ऑफ पेंट अप एनर्जी और स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये याद रखना, आप गूगल करोगे तो भी यही निकल के आएगा, ठीक है। छुटकारा पाना, जस्ट ब्लो ऑफ करना, मतलब पास हो जाए वो चीज आपके दिमाग से, ठीक है, उसे हम कहते हैं फोर्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट है आपका गरिमा हैज अ प्रोपेंसिटी फॉर बीइंग द अटेंशन सीकर इन द डिपार्टमेंट, शी हैज इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर अ प्रोपेंसिटी टू टॉक टू मच। अब देखो वो कैब कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो ये वो कैब के ऊपर है, ये वो कैब के ऊपर है, ये भी वो कैब के ऊपर है, फिर ये वाला भी वो कैब के ऊपर है, फिर ये तो पूरा स्पेलिंग वाला वो कैब के ऊपर है। तो मैं देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पे है वो कैब के, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे वो कैब आई नहीं, अरे आई है, वो थोड़ा अलग से आई है। देखो गरिमा हैज अ प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी बस यहीं रुक गया मैं। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी की तरफ प्रोक्लिविटी होना, PROCLIVIT, प्रोक्लिविटी का मतलब होता है किसी की तरफ इंक्लिनेशन होना, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव होना है किसी की तरफ, ठीक है। अब इसका आपको अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है, तो भैया इंक्लिनेशन का अपोजिट क्या होगा, डिसइंक्लिनेशन, तो यही आंसर है। क्या बताऊं मैं इसमें क्या बताऊं, एप्टनेस का मतलब होता है कि आप कितने ही अप्रोप्रिएट हो, क्वालिटी ऑफ बीइंग अप्रोप्रिएट, क्वालिटी ऑफ बीइंग अप्रोप्रिएट, कि आप कितने ही क्या हो, कितने ही आप अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिस्पोजिशन बहुत ही अच्छा है, मतलब एक वे ऑफ बिहेविंग, नॉर्मली किसी का नेचुरल जो कैरेक्टर होता है, उसका जो स्वभाव होता है, वो कैसे आपके साथ बिहेव करता है, उसे हम डिस्पोजिशन कहते हैं, वे ऑफ बिहेविंग। कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी, आप किस हिसाब से कॉम्पिटेंट करते हो दूसरों को, आपका कॉम्पिटेंट कौन कौन है, आपकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, आपकी कैपेबिलिटी कैसी है, आपकी क्षमता कैसी है। आपका करंट आंसर जाएगा वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन।
नेक्स्ट है आपका एज शी डैश हर हैंड्स फ्रॉम द डेक आई फियर द ह्यूज डैश ऑफ ओशियन। डेक मतलब क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस एरिया होता है, बेसिकली एक सरफेस एरिया होता है किस पे, शिप पे या फिर आपका किस पे होता है, बोट पे, उसे डेक कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एज शी डैश हर हैंड्स, एज शी रिप, देखो कितना अच्छा है, होमोनियम पूछा गया है कि दो मतलब हो सकते हैं, जैसे आप यूज करना चाहो, आप खुद देखो। रिपल का मतलब क्या होता है, रिपल का मतलब होता है छोटी लहर, तो ऐसी छोटी लहर, फिर इसका दूसरा कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये फिट ही नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भी आप करना चाहोगे नहीं। फिर क्या होगा, टाइड्स, टाइड्स तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे ऐसी टाइड्स नहीं। ऐसी हॉल्स, हॉल्स का मतलब होता है, देखो हॉल्स के दो मतलब होते हैं। हॉल्स का एक मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, एक तो चोरी होना किसी चीज की, ठीक है, या फिर किसी चीज को खींचना, हॉल करना, टू पुल विद ग्रेट एफर्ट, धीरे धीरे, टू पुल स्लोली विद ग्रेट एफर्ट, ये तो फिट होगा नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये था कॉमन सेंस वाला, अगर किसी को नहीं भी पता तो, जब वो बोल रहा है एज शी डैश हर हैंड्स फ्रॉम द डेक, देखो एज शी डैश हर हैंड्स फ्रॉम द डेक आई फियर द ह्यूज डैश ऑफ ओशियन, ठीक है। एज शी वेव्स, वेव्स का मतलब होता है हाथ हिलाना, ठीक है, हाथ हटाना, हाथ हिलाना, ठीक है। तो जैसे उसने एज शी वेव्स यहाँ पे रहेगा, एज शी वेव्स हर हैंड्स फ्रॉम द डेक आई फियर द ह्यूज वेव्स है, यहां पर है हाथ हिलाना, हाथ हटाना, ठीक है। और यहाँ पे उसी वेव का मतलब क्या हो गया, लहरें आना, ठीक है ना। देखो होमोनियम पूछा गया, बहुत अच्छा है, बोलोगे तो मैं होमोनियम सारे करवा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका लिया गया एक बुक में से 10th क्लास की, ठीक है, एरर नहीं था, एक पैराग्राफ में से उठा के बस दे दिया। नेक्स्ट है आपका द स्पैरोज आर सम ऑफ द फ्यू बर्ड्स दैट एंगेज ऑन डस्ट बाथिंग, मैं 10th के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है, ठीक है। द स्पैरोज आर सम ऑफ द फ्यू बर्ड्स दैट एंगेज ऑन, देखो एंगेज के साथ ऑन आता है, ये बात सही है, मगर आप सेंटेंस का मतलब देखो, एंगेज ऑन का मतलब होता है जब आप कोई चीज लगातार कर रहे हो, एंगेज्ड हो उस चीज में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, द स्पैरोज कैसे हैं, वो फ्यू वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को मैक्सिमम एंगेज रखते हैं डस्ट बाथिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगेज ऑन नहीं, यहाँ पे एंगेज इन होगा, बाथिंग में इन होता है, ठीक है, बाथिंग में इन, डस्ट बाथिंग में इन, यहाँ पे इन आएगा, डेट एंगेज ऑन नहीं होगा, इन होगा। नेक्स्ट है आपका, यहां पे भी देखो स्पेलिंग से दो क्वेश्चन है आपके, स्पेलिंग से दो क्वेश्चन आए, ये भी आपका क्वेश्चन है, क्या है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर रेफर्ड टू एज करंट्स व्हाइल द वर्टिकल चेंजेस आर कॉल्ड अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, ठीक है। ध्यान से देखना आपने किस किस में गलती है, देखो यहाँ पे ये गलती है, ये तो कट गया ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर रेफर्ड, रेफर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे क्या गलत हो गई, ये भी कट गया। फिर क्या है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर रेफर्ड, देखो यहाँ पर क्या है, रेफर्ड में डबल एफ आ रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग देखनी थी आपने बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेरली हैज दे वॉन द मैच व्हेन द कोच हैड अ हार्ट अटैक, देखो अब मैं यहीं रुक गया हूँ, क्यों, अब मैं आपको लेके जाऊंगा, देखो कैसे चीजें रिपीट होती हैं, मैं आपको रुक रुक के क्यों बता रहा हूँ इतनी चीजें, देखो आ जाओ आ जाओ, मैंने अब ये करवाया आपको, देखो यहाँ पे मैंने बताया था नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली स्कैर्सली के साथ वैन आता है, और इनका बनता है डिड प्लस सब्जेक्ट वी वन, हैड प्लस सब्जेक्ट वी वन। जब भी मैंने बताया था हार्डली स्कैर्सली नो सूनर या बेरली स्टार्टिंग में आएगा, तो आपको हैड प्लस सब्जेक्ट वी थ्री या डिड प्लस सब्जेक्ट वी वन बनाना होगा, ये मैंने अभी आपको समझाया, तो देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, ये आपके पेपर का ये क्वेश्चन है, आपके पास प्रीवियस ईयर, आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर ही डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे बेरली आ गया, बेरली आ गया तो आपको पता है हैज नहीं, पहले तो हैड होगा और यहाँ पे V3 आएगी, बिल्कुल सही है, तो बेरली हैड दे वॉन ही करेक्ट आंसर है, बस आप आगे बढ़ गए और कुछ सोचना था नहीं। नेक्स्ट है, इफ यू रीड डैश यू विल क्लियरली सी व्हाट ही मीन्स, देखो एक ईडियम होता है बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, उसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, अंदर छुपी हुई दो लाइनें हैं, इसके बीच में मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने दो पंक्तियां बोल दी, मगर आपको उसके अंदर का मतलब जानना है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ हम, टू अंडरस्टैंड द हिडन, HIDD हिडन मीनिंग, मीनिंग सीधा क्या होगा, बिटवीन द लाइंस कहते हैं ऐसा, ये आपका ईडियम में मुहावरा है, ठीक है ना। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस यू विल क्लियरली सी व्हाट ही मींस, ठीक है, अगर आप अंदर तक की बात जान लोगे तो आपको सही में पता लग जाएगा, क्लियरली आप देख लोगे कि वो क्या मतलब व्हाट ही मींस, उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, ठीक है। देखो पहले तो क्रोनोलॉजी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस में चीजों को लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। जियोनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ फैमिली, फैमिली हिस्ट्री,
फैमिली का इनहेरिटेंस की इसके फोर फादर्स कौन थे, फैमिली हिस्ट्री को देखना वो सेम कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है छोटे जानवरों की बायोलॉजी की स्टडी मतलब, ठीक है ना। फिर आपके क्या है गेरेंटोलॉजी। गेरेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, ठीक है। जब आप एज किसी की एज के हिसाब से ओल्ड एज की स्टडी करते हो, ओल्ड एज की स्टडी ऑफ ओल्ड एज इज कॉल्ड गेरेंटोलॉजी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बायोलॉजी होता है आपका क्या, लॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। आपका आंसर चला जाएगा गेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है द आइडल डिटेक्ट डॉग इज एक्सट्रीमली एनर्जेटिक विद एन एक्सेसिव प्ले ड्राइव। देखो बात हो रही है आइडल डिटेक्टिव डॉग्स की। बेसिकली आपने देखा आर्मी में डॉग्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो डिटेक्टिव होते हैं एक तरीके के, वो बिल्कुल आइडल होते हैं, आदर्श होते हैं वो लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो इतने खतरनाक होते हैं, इतने एनर्जीफुल होते हैं, उनकी ट्रेनिंग दे दे के उनका मतलब एनर्जी, उनकी सारी चीज बढ़िया करा देते हैं, वो ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है ना। विद एन एक्सेसिव प्ले ड्राइव इज एक्सट्रीमली एनर्जेटिक विद एन एक्सेसिव प्ले ड्राइव। अब देखो ये आइडियल ना एक एडजेक्टिव है। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बोलूं एंड, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ अ ब्यूटीफुल गर्ल, समझो तो ये गर्ल हुआ नाउन, ये ब्यूटीफुल हुआ एक एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल आया इसके लिए। आ ये इसके हिसाब से रहा, अगर यहाँ पे वॉवल साउंड होता तो चेंज होता, मगर ये आ नाउन के लिए रहा, ठीक है। ये द आ रहा है आपके नाउन के लिए। अब आप देखो ये आइडियल ना एक एडजेक्टिव है, क्या है आपका है, ये एडजेक्टिव है। इससे कैसा डॉग, कैसा डॉग, या तो वो बोलता द आइडल डॉग, आदर्शवादी डॉग, तो आप समझ जाते हैं कि डॉग वहां पे नाउन बन रहा है, आइडल एडजेक्टिव बन रहा है, समझना। बट यहाँ पे ना डिटेक्ट दे दिया, डिटेक्ट, डिटेक्ट ना वर्ब होता है। जैसे आई डिटेक्ट दिस, आई डिटेक्ट द वायरस, ठीक है, मैंने डिटेक्ट कर लिया वायरस, ये तो वर्ब है। आपको यहाँ पे चाहिए एक नाउन, ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे नाउन चाहिए। जैसे यहाँ पे नाउन था, ठीक है, तो डिटेक्शन नाउन होता है, डिटेक्शन, डिटेक्शन। द आइडल डिटेक्शन डॉग, ठीक है, इज एक्सट्रीमली एनर्जेटिक। देखो यहाँ पे डिटेक्शन आएगा, अब ये भी नाउन है। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे कर देते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं। जब यहाँ पे नाउन आ गया है और ये इसका एडजेक्टिव बन रहा है, तो ये ध्यान रखना कभी कभी पूरा नाउन भी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। जब मैं कोई चीज बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला मेड सर्वेंट, या मैं कुछ बोलता हूँ कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन करता हूँ, तो कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो नाउन होते हुए भी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो वो फीलिंग आएगी। अगर आप इतनी डेप्थ में आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप ऐसे याद रखो कि ये एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन चाहिए था, इसलिए यहाँ पे डिटेक्शन लगाना, डिटेक्शन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका हो गया थर्ड आंसर। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 15 के 15, बस हमने पैसेज नहीं करा है। तो यहीं तक आपकी वीडियो थी, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, फिर दोबारा से हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।